नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आप सभी जानते हैं कि सोमवार से शुक्रवार हम हमारा एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसमें हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं ताकि आप लोग जो भी हम विषय लेकर आए हैं उसके संबंध में कोई भी सवाल हमसे पूछ सके। आज आपको बता दें हम क्या विषय आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के कार्यक्रम का विषय कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020। जी हाँ, कृषि कानून जो हाल ही में लागू किए गए हैं इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं हमारे किसानों के समक्ष, जिनको आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पर। आपको बता दें टोल फ्री नंबर आपको जानकारी दे देते हैं क्या है। 1800-113060 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा आपके सवालों के जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और आपके सवालों के जवाब पहुंचाएंगे आप तक हमारे विशेषज्ञ। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. सिंह जो उप कृषि विपणन सलाहकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनायक निकम जो वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। डॉक्टर निकम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, कृषि कानून पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो पारित किया गया है जिसको लेकर के कई तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं हमारे किसानों को, यानी कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जिन्हें आज हम दूर करेंगे। हमारी सरकार की जो ये पहल है ये आपके लाभ के लिए है, आपकी सहूलियत के लिए है। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 लाया गया है किसानों की उन्नति के लिए, उनके लाभ के लिए। तो इसके पीछे के उद्देश्य को आप सबसे पहले समझा दें। बिल्कुल। इसके पहले हम देखते थे कि किसान जो है अपनी उपज काटने के बाद उनको ही बेचना होता था। जो राज्यों के मंडी अधिनियमों जिसे हम एपीएमसी एक्ट कहते हैं उनके अधीन लाइसेंस लिए होते। व्यापारी को लाइसेंस लिया होना जरूरी होता था, वो सीमित संख्या में ही होते थे। और दूसरी उनकी समस्या ये होती थी कि एक निर्धारित स्थान जिसे हम मार्केट यार्ड कहते हैं वहाँ लाकर बेचना होता था। और तीसरी एक समस्या और होती थी कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश के अंदर एक मंडी से दूसरी मंडी में, एक मंडी क्षेत्र से दूसरी मंडी क्षेत्र में जब जाते थे उनको तमाम प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता था। मंडी समितियों के जो कर्मचारी होते थे, जो निरीक्षक होते थे, उनकी ट्रक को रोक करके कुछ हरासमेंट करते थे, ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ, फीस दिया है कि नहीं दिया है। आज इस कानून के माध्यम से इन सारी समस्याओं को समाप्त करके किसानों को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया गया है कि अब आप जहां चाहें, जिसको चाहें, जो आपको आपकी उपज का अच्छा मूल्य दे, अपने अनुसार अपने सामान का सौदा करें और अच्छा पैसा कमाएं। जहां अच्छे दाम मिल रहे हैं वहां पर जाकर के बिकवाली कर सकते हैं। यहां पर स्वतंत्रता हमारे किसानों को प्रदान की गई है। तो देखिए बहुत ही अच्छी पहल है हमारी सरकार की और इसको लेकर आपको कई तरह की बातें कही जा रही हैं, आपको इन्हें समझना है। यही कोशिश है हमारे आज के कार्यक्रम की कि हम आपकी जो ये भ्रांतियां हैं उन्हें दूर कर सके, इन कृषि कानूनों के फायदे आपको हम बता सके ताकि आप इनका लाभ ले सके, इनका विरोध ना करें, इन्हें अपना लें। बिल्कुल डॉक्टर निकम का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निकम से भी उनकी राय जान लेते हैं कि इस अधिनियम के बारे में आपका क्या कहना है। किसानों को यहाँ पर आजादी मिल रही है, किसानों की स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे। हाँ जी मैडम, बिल्कुल जैसे सर ने भी बताया कि जो अभी किसानों को यहाँ पे बिल्कुल छूट मिलेगी। इससे पहले छूट नहीं थी। अभी वो जहाँ चाहे वहाँ पे अपना प्रोड्यूस जो है उत्पाद है वो बेच सकते हैं। अभी इससे पहले जैसे सर ने बताया कि जब वो मार्केट मंडी में जाते थे हम देखेंगे कि उनको किस किस तरह से वो खर्चा बढ़ता जाता था उनका। मार्केट मंडी का आप मार्केट फी देखिए 2.5 से 3% वो मार्केट फी होती है। उसके बाद कुछ सेस लगाते, कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब स्टेट का रूरल डेवलपमेंट सेस होता है वो भी 2.5 से 3% है। उसके बाद कमीशन आड़तिया जो होते हैं उनके कमीशन चार्जेस होते हैं वो भी 2.5 से 3% आप मान लो। और हम देखेंगे कि किसानों को अपने खेत से लेके वो उत्पाद अपने मार्केट जाने तक 5 से 6% वो भी खर्चा आता है। तो ये खर्चा अगर हम मान ले कि टोटल खर्चा अगर 10 से 15% ये खर्चा
ये किसानों को मंडी में बेचने के लिए होता है। तो अगर हम अभी जो कृषि सुधार लाए हैं उससे अगर किसान अपने खेत पे ही उसको बेचे, अगर फार्म गेट पे ही बेचे तो ये खर्चा कम हो जाता है। अगर आप देखो ये खर्चा बढ़ता बढ़ता जाता है हर स्टेज में। यहाँ मंडी में बढ़ा, वो होलसेलर के बाद रिटेलर के बाद जो हमारे फाइनल उपभोक्ता है, हर स्तर पर हमारी जो किसानों की आय है वो कम होती जाती है क्योंकि खर्चा काफी बढ़ता जाता है। तो ऐसे में इन सब जो हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त जो खर्च है उससे यहाँ पर कमी आएगी, जिससे हमारे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर हम ये किसानों के फायदे की बात ही कह रहे हैं और किसान इसे समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ किसानों को समझने में थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाई जरूर हो रही है, जो हम दूर करने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। और अपनी चर्चा को हम लगातार आज के कार्यक्रम में जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट पर यहाँ नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल की है। देश में कृषि सुधार के लिए किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम भी इन्हीं पहलों में से एक है। इस कानून द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट इस तरह से बनाया गया है कि किसान बराबरी पे आके जो बड़े प्रोसेसर्स हैं, बड़े बायर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ इस तरह से एग्रीमेंट करें कि उनको पूरी तरह से सुरक्षा हो और उनका सशक्तिकरण हो। ऐसा नहीं हो कि किसान कमज़ोर रह जाए और किसी बड़े व्यक्ति से एग्रीमेंट करने से उसको नुकसान हो। इसीलिए कानून की आवश्यकता थी और उसकी आवश्यकता इस कानून से पूरी की गई है। अगर इस कानून का नाम आप देखेंगे तो ये नाम भी इस तरह से है कि फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एक्ट, जिसमें फार्मिंग एग्रीमेंट्स और फार्म सर्विसेज के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। जब हम एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब एक्ट इस तरह से उसकी धारणा है, उसकी अवधारणा है कि किसानों का सशक्तिकरण हो, किसानों को सुरक्षा मिले और किसान निडर होकर एग्रीमेंट्स कर सकें। और इन एग्रीमेंट्स के माध्यम से आप देखते हैं कि बहुत बार जब किसान फसल को उगाते हैं, फसल तो बहुत बम्पर हो जाती है पर उसकी कीमतें गिर जाती हैं। तो किसान को जो पैसा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो किसान को नहीं हो पाता। किसी वर्ष हो जाता है, किसी वर्ष नहीं हो पाता। इस तरह की जो विडंबनाएं हैं उनको दूर करने के लिए ये एक्ट के प्रावधान किए गए हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के लिए व्यापार की बंदिशों को हटाया गया है। किसान अब मंडी और मंडी के बाहर जहां उसे अच्छा मूल्य मिले अपनी उपज बेच सकते हैं। अब किसान किसी वेयर हाउस में, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री में, किसी दूसरे राज्य के व्यापारी को जो किसान को अच्छा मूल्य दे रहे हों उसे अपनी उपज बेच सकते हैं। इसके अलावा किसान ई-ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपज को बेच सकते हैं। अब इस एक्ट के अंतर्गत किसान अपनी फसल को बुआई करने से पहले ही एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसको एक निर्धारित कीमत पर बेचने का एग्रीमेंट कर सकता है, जिससे उसको प्राइस की एश्योरेंस मिलेगी, उसका रिस्क ख़त्म होगा, उसको जोखिम से मुक्ति मिलेगी और इस प्रकार की नई फसलें वो उगा सकेगा जिसका उसको पहले जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो खरीदार है उसके पास बाज़ार उपलब्ध है और वो बाज़ार की मांग के अनुसार किसान को ये बता सकता है कि उसको किस प्रकार की फसल चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। उस फसल को उगाने के लिए कोई अगर नया तरह का बीज है, किसी प्रकार के इनपुट्स हैं, कोई नई तकनीक है, वो खरीदार किसान को उपलब्ध करा सकता है। और इन फार्म सर्विसेज को लेके किसान एक अच्छी उपज उगा सकते हैं, उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं और कीमत के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के माध्यम से एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इस अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। कुल मिलाकर अब खेती करना और भी लाभदायक होगा। निवेश बढ़ने से जो अनाज पहले खराब हो जाता था अब नहीं होगा। उपभोक्ताओं को भी किसान से सीधे उत्पाद खरीदने की आजादी मिली है।
कोई टैक्स ना लगने से किसान को ज्यादा दाम मिलेगा और उपभोक्ता को भी कम कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 पर, और इसमें हमने कई पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल की जिस पर अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आप याद रखें कि हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है 1800-113060, 1800-113061, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। ये नंबर है हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर। इन पर आपको कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं। हम आपके कॉल्स का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह से बात कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि कहा जा रहा है कि एक नए तरीके का इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाएगा जिससे हमारे किसानों को फायदा होगा। तो किस तरह का ये सिस्टम होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जब हम इसके प्रस्तावना को देखते हैं तो यहीं से ये बात ही प्रारंभ होती है कि हमें एक नया इकोसिस्टम होगा। जी। इसके साथ मैं ये भी जोड़ता हुआ आगे बढ़ूंगा कि यह भ्रम पूर्णतया फैलाया जा रहा है कि इससे मंडियां बंद हो जाएंगी। जी। तो उस इकोसिस्टम में मंडियां भी अपनी प्रतिस्पर्धा के साथ अच्छी तरीके से चलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारा तो यह मानना है कि ये मंडियां और अच्छी बन जाएंगी। वो अच्छी इसलिए बन जाएंगी कि उनको अब एक दूसरे सिस्टम, उस इकोसिस्टम के दूसरे सिस्टम जिसे हम ट्रेड एरिया कहते हैं, मंडी यार्ड से बाहर भी ट्रेड हो रहा है, उसके साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा। तो जब हम इकोसिस्टम में देखते हैं तो अब किसान के पास अगर मान लीजिए स्टोरेज है बगल में ही घर के, उसके खेत के बगल में प्रोसेसिंग यूनिट है, धान मिल है, उसके दाल मिल है, तो अब 15 से 20 किलोमीटर दूर मंडियां होती थी, वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर अपना माल रख दिया। अब खरीदार जब उसको उचित मूल्य देता है, उसको लगता है कि अब ठीक मूल्य दे रहा है क्योंकि किसान की अपनी उपज है, तो इस इकोसिस्टम में वो अपनी उपज को बेच सकता है। अगर उसको लगता है कि मंडी जाना है, मंडी में बेचना है और उसको मंडी में ही अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो वहां भी बेच सकता है। और तीसरी एक बात है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ई नाम आपने सभी किसान भाइयों ने सुना होगा, तो इसके साथ इसमें प्राइवेट लोगों को ला करके ट्रेड एरिया में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का मतलब है कि आप अपने घर बैठे अपनी उपज को कंप्यूटर के माध्यम से, अपने मोबाइल एंड्रॉयड के माध्यम से आप वहीं से बेच सकते हैं। देश भर में कहीं भी बेच सकते हैं जहां पर अच्छा मूल्य यहाँ पर मिल रहा है हमारे किसानों को। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक नए तरीके का इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी भ्रांति जो फैलाई जा रही है कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये आपको दूर करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बल्कि जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सकारात्मक बदलाव आएंगे, हमारे किसानों की बेहतरी के लिए ही होंगे ये जो बदलाव हैं, जिससे हमारे किसान अच्छी तरह से फसल बेच सकते हैं। और आप लोगों के पास कई तरह के विकल्प मौजूद होंगे। पहले होता था कि एक ही जगह पर आपको बिकवाली करनी है, लेकिन अब आप कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, घर बैठे भी बेच सकते हैं। जब आपको उचित दाम मिल रहा है तभी आप बिकवाली कर सकते हैं, और आपको ये जरूरी नहीं है कि अगर कम दाम भी मिल रहा है तभी आप बिकवाली करें। ये सब आपको समझने की जरूरत है, जो लगातार हम यहाँ से बात कर रहे हैं आपको समझाने की। एक और भ्रांति फैलाई जा रही है डॉक्टर साहब यहाँ पर कि एमएसपी प्रणाली खत्म हो जाएगी, जिसके चक्कर में लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तो डॉक्टर निकम, क्या कहना चाहेंगे आप एमएसपी प्रणाली के बारे में? जी मैडम, जैसे सरकार ने बार बार ये कह चुका है कि इस जो सुधार लाए इसके पीछे सरकार की मंशा काफी साफ है, सरकार की नीयत भी और सरकार की नीति भी दोनों काफी साफ है। इसलिए जो किसान बंधु है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने एमएसपी का जिक्र किया है यहाँ पे, जैसे सर ने बताया कि जैसे मंडी चलती रहेगी उसी तरह से एमएसपी भी चलती रहेगी। एमएसपी चलाना सरकार के लिए भी जरूरत है। मैं कैसे जरूरत है मैं आपको बताऊंगा कि सरकार जो अभी प्रोक्योरमेंट करती है एफसीआई से, उनको जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमें अनाज देना है। और उसके बाद जो हमारा एक मिड डे मील स्कीम है, जो हम 5वीं से 7वीं से नीचे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको हम खाना देते हैं। तो इसके लिए भी सरकार को ज़रूरत है कि हम किसानों से अनाज ले लें। तो ये जो अनाज सरकार लेगी या एफसीआई प्रोक्योर करेगी, ये किसानों को एमएसपी पे ही प्रोक्योर करेगी। इसलिए ये एमएसपी की सिस्टम है, ये जारी रहेगी, ये बंद होने वाली नहीं है।
जी, तो एमएसपी प्रणाली जैसे पहले चलती आई है वैसे ही आगे भी चलती रहेगी और इससे हमारे किसानों को लगातार फायदा भी मिलता रहेगा। इस विषय पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हैं, आइए उनसे हम जान लेते हैं क्या सवाल है उनका। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से मनीष शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो मनीष जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो मनीष जी, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दें और फिर अपना सवाल पूछें। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, आपकी आवाज हमें मिल रही है मनीष जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो क्या सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मंडी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं मनीष जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते हम इनका सवाल यहां पर नहीं सुन पाए हैं। मनीष जी, आपसे गुजारिश है और साथ ही साथ हमारे अन्य कॉलर्स से भी, दर्शकों से भी यही गुजारिश है हमारी कि जब भी आप हमें कॉल करें, एक तो नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें और साथ ही अपनी टीवी की आवाज कम कर दें, क्योंकि आपकी टीवी की आवाज हम सुन पाते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप हमारे टोल फ्री नंबर डायल करें। हम जल्दी हाजिर होते हैं, अभी फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि कानूनों पर, जी हाँ, जिसमें हम खासतौर पर बात कर रहे हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। उज्जैन से हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो शैलेंद्र जी। हेलो 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 जी शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या हेलो। सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो 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 आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा आवाज रही नहीं है मिल पा रही मैम। जी, आप अपना हेलो। सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल ये था, जी क्या पूछना चाहते हैं आप मैम शैलेंद्र मेरा सवाल ये था कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जो हमारा एक जो प्राइस चल रहा है उसके, और अगर जो हमारा प्राइस तय हुआ है, अगर जो मार्केट में प्राइस कम हुआ तो क्या हमें वो प्राइस मिल पाएगा जो प्राइस हमने तय किया है कंपनी से?
और अगर वो हमें नहीं देती है कंपनी, तो उसके लिए सरकार क्या एक्शन लेती है? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? बहुत ही अच्छा सवाल हमारे ठीक किसान है, भाई ने पूछा है। आपका जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आप अनुबंध करते हैं कंपनी के साथ या खरीदार के साथ, तो उसमें आपको एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि आप प्राइस अगर बढ़ती है, मतलब बाजार में जो कीमत है वो जो आप एग्रीमेंट में लिखे हैं अगर उससे बढ़ती है तो आप चाहें तो आप बाहर आकर बाजार में बेच दें। यह आपको विशेष सुविधा दी गई है, उसको नहीं। दूसरी स्थिति यह है कि अगर हो सकता है बाजार में कीमत कम हो जाती है, घट जाए, कम हो जाए और वहां पर बढ़ी रहे, उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया है जो खरीदार है वो उसी मूल्य पर, मतलब जो आपने तय किया है मूल्य उसी पर खरीदेगा। उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो एग्रीमेंट से बाहर जाए या कहे कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, वो खरीदेगा ही। दूसरी बात, आपने एक और प्रश्न किया कि सरकार क्या व्यवस्था करेगी, कैसे आपकी समस्या को अगर कोई आ जाती है तो कैसे उसको हल करेगी। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं किसान भाइयों को सभी को कि जब भी यह कानून एग्रीमेंट तैयार होता है, अनुबंध तैयार होता है, तो उसे हम लोग डिस्प्यूटिंग क्लॉज कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपको अंत में लिखना होगा कि डिस्प्यूट करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा। क्योंकि इस कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह तरीका एक समझौता बोर्ड, काउंसिलेशन बोर्ड के द्वारा होगा। तो आप जिसको भी शामिल करना चाहते हैं उसको उसमें कर दीजिए, वो करेगा। अगर वहाँ मान लीजिए ये हल नहीं हो पाता है तो आपके नज़दीक में जो सब डिविजनल अथॉरिटी होंगे, जो एसडीएम साहब होंगे, वहाँ जाकर के आपको अपने वाद को ले जाना पड़ेगा। वहाँ पर वाद का निपटारा कर दिया जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न आए कि नहीं आए, इसलिए किसानों को मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपके जमीन के साथ कोई सौदा नहीं होने वाला है, कुछ भी एग्रीमेंट नहीं होने वाला है। जो भी एग्रीमेंट होगा वो आपकी उपज के लिए होगा। जमीन का ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही लीज पर दिया जा सकता है, ना ही मोर्टगेज किया जा सकता है, ना ही कोई संरचना उस पर निर्मित की जा सकती है। अगर की जाती है तो उसको हटाना होगा। यदि वो नहीं हटाता है तो उसका अधिकार किसान के पास चला जाएगा। जी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितने भी अधिकार हैं हमारे किसानों को मिल रहे हैं, बल्कि जो ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि हमारे किसान समझ रहे हैं कि जमीन हड़प ली जाएगी या जमीन का सौदा हो रहा है। जमीन का इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर किसी स्तर पर हमारे जो किसान है उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहें तो क्या कर सकते हैं वो? हाँ, उसमें साफ लिखा है। अगर लगता निकलने का 2-3 तरीका है। जी बताएं। एक तो ये हो सकता है कि जिसे हम लोग लॉ में फोर्स मज्यूरे कहते हैं। फोर्स मज्यूरे का मतलब ये हुआ कि एक्ट ऑफ गॉड। आपने फसल को बोया, कोई ओला पड़ गया, कुछ बात हो गई या कोई चीज हो गई, उस समय यह कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होता है, आप बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने एग्रीमेंट में लिख लीजिए कि अगर प्राइस जो है इसमें जो फिक्स किया गया है, जो निश्चित की गई एग्रीमेंट में, उसकी तुलना में बाजार में ज़्यादा हो जाती है, तब हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आकर बाजार में बेच देंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर या कह लीजिए जो कंपनी है या जो वैल्यू चेन की कंपनी है वो ऊंचे दाम पर नहीं खरीदती है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे किसानों के ही पास हम कह सकते हैं पावर है कि वो ये सब पहले ही लिख लें। और जैसे पहले भी करते थे लोग, लेकिन अब जैसे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिखित रूप में हो रहा है, तो आगे चलकर अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमारे किसान इससे निकल सकते हैं। तो किसी तरह की कोई पेनल्टी यहाँ पर किसानों को नहीं देनी है अगर वो निकल रहे हैं तो। एक बहुत अच्छी बात आपने कहा कि पेनाल्टी उस पर है जो आपका एग्रीमेंट में कंपनी करेगी। आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं है। अगर आपने खाद बीज का या कोई लेबर का ऐसा कुछ पैसा है तो वो रिफंड करना पड़ेगा। वो उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा, बिना ब्याज के। जी, तो किसानों को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही खत्म कर रहे हैं या फिर आप पहले ही बाहर बिकवाली कर रहे हैं। उस जिसके साथ कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उनको बिकवाली अगर नहीं कर रहे हैं, अगर बाजार में आपको अच्छा बाजार भाव मिल रहा है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ बातें पहले ही लिखवा लें। क्यों डॉक्टर निकम, ये इस बात सही है ना कि पहले ही अगर कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होगा तो आगे चलकर हमारे किसानों को और भी ज्यादा यहाँ पे फायदा हो सकता है, आसानी से बाहर आ सकते हैं। जी हाँ मैडम, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ चीजें होती है जो हमको लिखनी हो चाहिए, किसानों ने इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, क्या क्या लिखना चाहिए आप विस्तार से बता दें। जी हाँ मैडम, जो हम एग्रीमेंट जो होगा, करार होगा, उसमें क्या क्या कंटेंट हो गया हमारे, वो बताऊंगा मैं। कि जो सबसे पहला होगा कि म्यूचुअली जो दोनों
दोनों मिला के एक क्वालिटी डिसाइड करते हैं कि इसी स्टैंडर्ड का हम प्रोड्यूस लेंगे, जो भी होगा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो कोई भी इस स्टैंडर्ड का हम प्रोड्यूस लेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है इसमें होती है कि वो जो स्टैंडर्ड वो मेंटेन करेंगे किसान, उसको मॉनिटरिंग और कुछ सर्टिफिकेट भी होने चाहिए उस पर। तो कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी कौन सी होगी जिसको जो पार्टी इसको सर्टिफाई करेगी। तीसरा ये करार में ये होगा कि कीमत किस तरह से हम इसको डिसाइड करेंगे। कीमत तो दो तरीके से इस कानून में डिसाइड कर सकते हैं कि एक तो फिक्स का प्राइस रख सकते हैं, जो फिक्स प्राइस मतलब गारंटीड प्राइस होती है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका हो गया कि एक फिक्स प्राइस तो होगा ही, प्लस एक रेफरेंस लेवल पे अगर कम प्राइस कम तो नहीं, कम में तो कोई नहीं है, पर अगर प्राइस मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में किसानों को बोनस या प्रीमियम देना होगा। तो ये कीमत किस तरह से डिसाइड होगी ये भी उस कंटेंट में आता है। और करार में और एक चीज़ आती है वो है कि जो एग्रीगेटर्स हम बोलेंगे कि बहुत सारे किसानों से एक माल इकट्ठा करना है हमको और वो फिर स्पॉन्सर्स को देना है। और कोई फार्म सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कोई खाद देगा, कोई बीज देगा, कोई दवाई देगा, कोई मशीन देगा, या एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो ये एग्रीगेट कौन करेगा, ये फार्म सर्विस कौन कौन देगा, ये भी किसान और जो स्पॉन्सर्स है, जो कंपनी है, इनको उस एग्रीमेंट में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें वो एग्रीमेंट में आनी चाहिए लिखित तौर पे, तो ये तब वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी ये बातें स्पष्ट रूप से अगर लिख दी जाएं तो काफ़ी सही रहता है। आपसे साथ ही जानना चाहेंगे कि जैसे लागत आती है हमारी बीज पे, खाद पे, जो हम मशीनरी यूज़ करते हैं वो सब है, इन सब का खर्च कौन उठाएगा? मैडम देखिए, अभी जो करार होगा, ये जो करार दो टाइप के करार होंगे इसमें। एक तो हम बोलेंगे कि एक प्रोडक्शन माफ कीजिएगा डॉक्टर निकम, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं, फिर मैं आपसे विस्तार से दोनों से ही इस पर मैं चर्चा करूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो मयंक जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो हेलो, लगता है उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रहे हैं और हम भी उनकी कुछ भी। हाँ, जी मयंक जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो हेलो मयंक जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, जिसके चलते नहीं जानते कि क्या सवाल है उनका। आपसे यही गुजारिश है कि नेटवर्क एरिया में आकर आप कॉल करें, क्योंकि नेटवर्क एरिया में रहते हैं तभी आपकी आवाज़ हमें मिल पाती है, जिसके चलते हम सवाल सुन पाते हैं। जी मयंक जी, अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो मैम, हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप जो बात कर रहे हैं ना, जैसे एग्रीमेंट होगा बड़ी बड़ी कंपनियों से, या फिर जो मैम बड़ी कंपनियां मैम इतने छोटे लेवल पे कैसे पहुंच पाएंगी? उनकी भी मैम कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। जी, हमारे किसानों तक कैसे पहुंच पाएंगे? डॉक्टर सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं डॉक्टर निकम से जो बड़ी कंपनियां मैम एकदम से के जो मतलब सबसे न्यूनतम जो छोटी इकाई है मैम किसानों की, बहुत ही जो गरीब है किसान है, वो खेती करता है, अपनी जो फसल बेचता है, मैम जो बिचौलिए लोग हैं मैम, वो तो वही जो बड़े व्यापारी हैं मैम, वही लोग कांटेक्ट कर पाते हैं मैम बड़ी कंपनियों से। ये छोटे व्यापारियों का काम नहीं है ना। किसानों तक कैसे पहुंच पाएंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कहेंगे आप इस पे? ये चीज मैम क्लियर हो जाए तो। जी बिल्कुल मयंक जी, आपके सवाल का जवाब हमारे दोनों ही विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बताएं डॉक्टर सिंह। पहली बात तो ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो खेती के साथ जुड़ होता है, उसमें एक मिनिमम कुछ ना कुछ रकबा होना ही चाहिए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये छोटे और मझोले किसानों के लिए है। कई किसान मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं। दूसरा मुद्दा है कि कंपनियां कैसे जाने कि किसान कहाँ है, किसान कैसे जाने कि कंपनी कहाँ है जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करें, कैसे उसकी विश्वसनीयता हो। तो इसके लिए कंपनियां ढूंढती है, हमेशा ढूंढती रहती हैं। क्या FPO बना सकते हैं किसान यहाँ पर? नहीं, हम लोग इसके लिए भी एक ई प्लेटफॉर्म या कह लें एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से दोनों का इंटरफेस, एक दूसरे से संपर्क साधा जा सकता है
और आपको यह पता हो जाएगा कि ये कंपनियां हैं इन उपजों में कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हैं। कंपनियां ये जान पाएंगी कि कहाँ वहां पर क्लस्टर्स हैं, टमाटर कहाँ पैदा होता है, कहाँ पर आलू पैदा होता है, कहाँ पर कोई और सब्जियां पैदा होती हैं, कहाँ पर एरोमेटिक प्लांट्स पैदा ग्रो किए जाते हैं, तो वो वहां जाकर के संपर्क कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही सर्च करती हैं। एक सेकंड में अपनी बात एक व्यवहारिक बात करना चाहूंगा कि हम लोगों के पास खुद ही एक दिन बैगन के उपभोक्ता मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने वाले आए। उन्होंने कहा कि भाई हमको तो सऊदी अरबिया वगैरह में मिला है असाइनमेंट, वहाँ हम एक्सपोर्ट करें, हम कहाँ जाएं, कैसे ग्रो करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि उनको उस क्वालिटी का उपज पैदा करवानी होती है, आपके माध्यम से वैसा भी देना होता है, तो वो खुद ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन यह पहले सिस्टम नहीं था, अब सिस्टम आ गया है, वो अब आपसे वो आसानी से पहुंच पाएंगे कि हमको बैगन कहाँ से किससे ग्रो करवाना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर निकम, आपकी भी राय जानना चाहेंगे इस पर हम। जी हाँ मैडम, आपने जैसे गौर किया कि ये फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन अगर हम प्रमोट करेंगे तो वो जो स्पॉन्सर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए भी इजी हो जाएगा। देखिए एक गांव में अगर 100 किसान वो फसल उगा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को इजी नहीं कि 100 लोगों के साथ वो जाके कॉन्ट्रैक्ट करे, और वो वही अगर 100 लोग एक साथ आके कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जी एक FPO बना लेंगे तो आसानी रहेगी। हाँ जी मैम, उससे आसानी हो जाएगी। और वो भारत के बहुत सारे कानून है, जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया, कोई इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, इनके तहत वो FPO बना सकते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के। अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं वो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज है, इंडियन कंपनी एक्ट के तहत बन रही है, तो इस तरह से वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ किसान फार्मर से। जी, एक तो FPO बना करके हमारे किसान जो हैं कंपनियों को संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा कि एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे आसानी से हमारी जो कंपनियां हैं वो किसानों तक पहुंच पाएंगी, और हमारे किसान भी जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी किस उत्पाद की तलाश में है, और आप उससे संपर्क आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना है। ये सभी जो सुविधाएं हैं आपको जल्द ही मुहैया करवा दी जाएंगी, और ये आपके फायदे के लिए होगा। बिल्कुल इसी पर अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है, और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए, और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं।
स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि कानून पर, कृषि उपज उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से लोकनाथ साहू जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लें क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है, जैसे बाजार में कीमत ज्यादा होगा, अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाजार में कीमत आवाज मैडम, बाजार में जैसे कीमत ज्यादा हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे और बाजार में कीमत कम हो जाएगा। नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, जैसे बाजार में कीमत ज्यादा हो जाएगा जी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे किसान। अगर जैसे बाजार में कीमत ज्यादा हो जाती है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में कम कीमत आपने पहले तय की हुई है तो ऐसे में आप खत्म कर सकते हैं और बाजार में बेच सकते हैं या नहीं, तो ये जानना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी क्या कहेंगे आप डॉक्टर सिंह? अच्छा ही सवाल किया है हमारे किसान भाई ने। ऐसा होता रहता है, बहुत तरह के संदेह होते हैं जो दूर होने बहुत जरूरी हो जाते हैं। जी बताएं। लोकनाथ साहू जी, एक आलू देखिए 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया किलो मिलती है और जब चिप्स बन जाती है तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि कितने रुपए किलो में है, 2000 रुपया किलो है कि 500 रुपया किलो कि कितना है। तो जो वैल्यू ऐड हो जाती, इसी का नहीं किसी उपज का लीजिए तो वो इतना अंतर हो जाता है कि एक नमक और मसाला डाल के इतना पैसा पैकेजिंग करके कमाया जा सकता है। तो जो कंपनी वाला होगा उसको क्या जरूरत है, उसको ये जरूरत है कि उसके अनुसार, क्योंकि सारे आलू की चिप्स नहीं बन सकती है और सारे उपज की जो चीज बनाना चाहते हैं नहीं बन सकती है, तो उनको वैसी कच्चा माल चाहिए जैसा जैसा उनको जरूरत है। एक्सपोर्ट में जो मांग आई है उस गुणवत्ता का चीज चाहिए और उनको प्रोसेस करना, वैल्यू ऐड करना, कोई चीज़ बनाना है, इमली चटनी बनाना है या कोई सॉस बनाना है या कुछ भी बनाना है, वैसा उपज चाहिए। 2 रुपया 4 रुपया ऊपर पैसा देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा कि ये सुविधा दी गई है। इसके पहले क्या होता था कि पूरे देश में 0.5% से लेकर के 8% के बीच में कमीशन चार्जेज हैं। मतलब कि 100 रुपये का सामान खरीदता था। और एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि कमीशन और फीस जो होती है वो मंडी कानूनों के अनुसार केवल व्यापारियों, खरीदार को देना होता था, लेकिन क्योंकि किसान भाइयों की इतनी जानकारी नहीं हुई तो इन्हीं से ले लिया जाता था। तो अब ध्यान दीजिए कि 0.5 से 8 और उधर 0.5 से लेकर के 3% तक देश में विभिन्न राज्यों में फीस है। तो इतना पैसा जब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी बचा रही है तो आपको 2 रुपया देने में उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, देने को तैयार होगी। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारी अगर कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उन्हें उनके मुताबिक ही अगर उपज मिल रही है तो अगर ज़्यादा पैसे भी यहाँ पर चुकाने पड़े तो उनको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआत में ही सारी बातें यहाँ पर लिखवा ज़रूर लीजिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बारे में डॉक्टर निकम हमें जानकारी दे रहे थे कि हमारी जो भी बातें होती हैं कि जितना भी खर्च आने वाला है, जितनी भी मशीनरी है, तकनीकें हैं, उनके बारे में किस तरह से हमारी जो कंपनियां वो किसानों की मदद यहाँ पर करेंगी और किस तरह से उनको यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। क्या कहेंगे डॉक्टर निकम? आप जानकारी दे रहे थे पहले। हाँ जी मैडम, पहले तो मैं बता रहा था कि जो एग्रीमेंट होंगे, करार जो होंगे, ये करार 2 प्रकार के होंगे फार्मिंग एग्रीमेंट। पहला तो होगा एक प्रोडक्शन एग्रीमेंट होगा और दूसरा है वो ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट। प्रोडक्शन एग्रीमेंट जिसको हम उत्पादन करार बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा, जो स्पॉन्सर कंपनी किसानों के साथ करार करेगी वो किसानों को कुछ इनपुट्स और सर्विसेज भी देंगी। जैसे इनपुट हो गए, बीज हो गई, खाद हो गई, दवाई हो गई, कुछ मशीन्स, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी सर्विसेज, ऐसे इनपुट भी देंगी। और जो उत्पाद तैयार होगा किसानों के खेत में, उसके साथ साथ जो भी रिस्क एसोसिएट है वो रिस्क को भी वो बियर करेंगे। उनकी जवाबदारी रहेगी उत्पाद के साथ। और किसानों ने जो भी सर्विस दी है उनको, लैंड और लेबर, बाकी जो सर्विस है उनका पैसा वो किसानों को देंगे। दूसरा जो एग्रीमेंट है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट, जिसको हम व्यापार और वाणिज्य करार बोल सकते हैं। इस केस में क्या होगा, जो भी किसान अपना फसल उगा रहा है, जो उत्पाद होगा उस पे जो मालिकाना अधिकार होगा वो किसान का ही होगा। और जब वो प्रोड्यूस है, उत्पाद तैयार हो जाएगा, किसान जब बेचेगा, डिलीवरी करेगा, उस टाइम वो जो स्पॉन्सर है उनको पैसा देके उसको ले सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के एग्रीमेंट इसमें इस करार में बन सकते हैं।
जी बिल्कुल। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि किसी भी तरह की अगर आपदा आ जाती है, नुकसान हो जाता है फसल को, तो ऐसे में जो बीमा करवाते हैं वो भी कंपनियां करवाएंगी या किसानों को करवाना होगा? इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली एक लिखा है कि जो भी इंश्योरेंस हो या क्रेडिट हो वो इसमें अपने आप ही लिंक हो जाएंगे। तो वो इंश्योरेंस इसके साथ ही अपने आप लिंक हो जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनियों का है वो अपने आप यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हमारे किसानों को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या आगे नहीं आएगी। सारा जो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर खर्च है, जो भी नुकसान है, उसकी भरपाई हमारी जो कंपनियां हैं उनके द्वारा यहाँ पर किसानों को दी जाएंगी। तो ऐसे में हम लगातार यहाँ से यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इन्हें समझें और इन्हें अपनाएं। ये आपके विरोध में नहीं है, आपके सहूलियतों के लिए है, आपके लाभ के लिए ये कदम उठाए गए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंह का मैं यहाँ पर रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर सिंह, इन कानूनों के साथ साथ एक राष्ट्र एक बाजार पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा शब्द है कि बहुत दिनों से चल रहा है। जी बिल्कुल। और सामान्यतः बहुत जगह भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक राष्ट्र एक बाजार का मतलब क्या है? जी, एक राष्ट्र एक बाजार का जो विपणन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में मतलब यह होता है कि खरीदार पूरे देश में कहीं का कहीं से खरीद ले। अब ध्यान दीजिए, मैं शब्द को उल्टा इस्तेमाल कर रहा हूं। किसान जहां चाहे नहीं, खरीदार कहीं से कहीं को खरीद ले, क्योंकि इसके पहले प्रतिबंध था खरीदार पर, किसान पर पहले भी प्रतिबंध नहीं था। किसान देश के किसी कोने में इस कानून के आने के पहले भी बेच सकता था, लेकिन वो प्रतिबंधित क्यों हो जाता था? क्योंकि खरीदार प्रतिबंधित होता था कि वो उसी प्रदेश की मंडी का लाइसेंसी होना चाहिए, वहीं खरीद सकते हैं। दूसरा, उसकी जब राष्ट्रीय बाजार की हम बात करते हैं तो कृषि उपज जो है देश के एक कोने से दूसरे कोने पर बिना रुकावट के निर्बाध तरीके से खरीदने के बाद या खरीदने के लिए वो उसका मूवमेंट हो सके, यही राष्ट्रीय बाजार है। मतलब कि खरीद फरोख्त कोई भी आदमी कहीं से भी कर सके किसी भी उपज का, और उसका गति मूवमेंट जो है उपज का कहीं से कहीं जा सके, उसको रास्ते में कोई अवरोध ना हो, यही राष्ट्रीय बाजार है। जी, तो हमारे जो किसान हैं और हमारे जो खरीदार हैं, यहाँ पर खासतौर पर आपने जैसे जिक्र किया, जोर दिया है कि खरीदार कहीं से भी खरीद सकते हैं। जो पहले बंदिशें थी थोड़ी सी, अब उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और हमारे किसान भी कहीं पर भी बिकवाली कर सकते हैं। इनाम तो पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिसके जरिए घर बैठे ही हमारे किसान बिकवाली कर सकते हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर निकम, इनाम पर आप एक बार फिर प्रकाश डाल दें। जी हाँ मैडम, इस जो अभी जो कानून बना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात की गई है, जिसको वो शब्द कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा इसमें इनाम भी इंक्लूडेड होगा। और बाकी जो पार्टी है, जैसे इसमें कोई कॉरपोरेट कंपनी भी, पार्टनरशिप फर्म होगा, कोई सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन जो भारतीय कानून के साथ बना हुआ है, कानून के साथ बना हुआ है, वो इनको जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, इनको शुरू कर सकते हैं। जब ये शुरू करेंगे उनको, तो उनको एक गाइडलाइन देनी होगी कि हम किस तरह से पेमेंट करेंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरह से सर्टिफाई करेंगे, किस तरह से प्रोड्यूस की मूवमेंट होगी। ऐसी सब गाइडलाइन उनको तैयार करनी होगी और एक गाइडलाइन वो किसानों तक पहुंचाएंगे उनकी रीजनल लैंग्वेज में, उनके अपने लैंग्वेज में, इसलिए कि किसान उसको अच्छी तरह से समझ सके और तभी पढ़ करके फिर आगे बढ़ सके। जी, तो इस कानून के तहत ये तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो गया और ई नाम हो गया। दोनों के तहत किसान अपना जो प्रोड्यूस है वो भारत के किसी भी प्रदेश में बेच सकते हैं। जी, तो भारत के किसी भी प्रदेश में आप बिकवाली कर सकते हैं, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और कई नए जो विकल्प हैं वो आपके लिए लाए जा रहे हैं। अब आपके लिए सिर्फ अच्छी आमदनी अर्जित करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं आपको अपनाने हैं। हमारी सरकार आपकी सहूलियत के लिए निरंतर कार्यरत है और प्रयास भी कर रही है। जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं इनको आपको भी दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ से हम लोग कोशिश तो लगातार करने में लगे हुए हैं और इसी को हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा?
मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। और आइए इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर मैं डॉक्टर सिंह का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, कृषि कानून इसी आधार पर लाए गए हैं कि हमारे किसानों का विकास हो सके, हमारे कृषि के क्षेत्र का विकास हो सके। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में किस तरह की भूमिका रहेगी इनकी? मैं इसको इस रूप में रखना चाहूंगा कि देश में उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, काफी हो गया है और होता ही जा रहा है प्रतिवर्ष। लेकिन जब हम उनके इनकम की बात करते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं, क्योंकि इनकम से ही सोशियो इकोनॉमिक विकास होना है, तो वो अभी हम पाते हैं कि हमें बहुत कुछ करना बाकी है, आगे बहुत कुछ करने की जरूरत है। और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास से ही देश का विकास हो सकता है। और हमको कैसे विकास कर सकते हैं? केवल खेती से नहीं कर सकते। खेती के साथ खेती पर आधारित उद्योग धंधे लगा करके, उदाहरण के लिए कि अगर हमको प्रसंस्करण के लिए इकाई लगाना है तो गांव के पास लगाना पड़ेगा, छोटे कस्बों में लगाना पड़ेगा। उससे लागत कम होगी और किसानों की उपज सीधे मिलेगी, वहां पर उसको मिलेगी, सस्ते दाम पर मिलेगी क्योंकि लागत कम होगी। और किसान के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं या जो कम पढ़े हैं, अपनी योग्यता के अनुरूप वहाँ जो उद्योग धंधे लगेंगे वहाँ नौकरियां पा सकेंगे। उनको शहरों में किसी तरीके से अनावश्यक रूप से माइग्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से यह एक इंक्लूसिव ग्रोथ लाएगा। ये कानून जो है ये इन्वेस्टमेंट लाएगा, क्योंकि उद्योगपति लोग पहले जो मंडी कानून थे उनके झंझट में उद्योग धंधे, कृषि आधारित उद्योग धंधे नहीं लगा पा रहे थे, वो लगाएंगे। वहाँ किसानों की उपज बिकेगी, अपना महंगे दाम पर बेच के अच्छा पैसा पाएंगे, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसलिए ये किसानों के लिए एक विन विन सिचुएशन है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छी ये पहल हम कह सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ महाराष्ट्र से, नट्टू पाटिल जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका दत्तू जी कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है जी, पूछिए। तो हम कंपनी से करार कर लेते हैं, हाँ? और कंपनी और किसान को दोनों को घाटा आ जाए, और तो कंपनी जो पैसा लगाएगी जो पैसा लगाएगी वो पैसा तो किसान नहीं दे पाएगा घाटा होने के बाद। तो फिर वो नुकसान, वो तो साहूकार कर्जा जैसा हो जाएगा ना जी। क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह कि आप इस कल्पना में क्यों डूब गए हैं कि कंपनी को भी घाटा हो जाएगा?
और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां से दत्तू जी आप बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में ही होती है। सफेद ओनियन वहीं पर होती है, फल सब्जी पर वहीं पर होती है, और सारे के सारे कम से कम 8 से 10 कंपनियां वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूरे प्रदेश में लगी हुई हैं। तो वो क्यों नुकसान उठाएंगी, क्यों घाटे में डूब जाएंगी? अन्यथा कोई ऐसा गलत काम कंपनी ना कर दे तो आप ये मत सोचें कि वो घाटे में जाएंगी। आपका हर तरीके से उसमें सुरक्षा की गई है और हर तरीके से गारंटी की गई है। वो घाटे में क्यों जाएगी? घाटे में जाएगी भी तो उसको तो देना ही है। उसमें कोई क्लास थोड़ी है कि घाटे में जाएगी तो उसे रिकवरी नहीं होगी। उसको तो क्योंकि एक चीज मुझे और ऐड करना है कि उसमें आप स्पष्ट लिखा हुआ है कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। आप मैं फिर क्लियर कर दूं, लैंड शब्द का यहाँ मतलब जमीन से नहीं है। इसमें कोई भी संपत्ति हो सकती है, उसका मकान हो सकता है, उसकी दूसरी कंपनी हो सकती है, उसकी और भी कोई परिसंपत्ति हो सकती है। अगर उसमें वो घाटा कर लिया और आपकी देनदारी उसके साथ बची हुई है तो उसकी उस दूसरी कंपनी उसके उस घर या किसी अन्य चीज परिसंपत्ति को बेचकर आपका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। जी, यहाँ पर पूरी तरह से किसानों को सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षा प्रदान की गई है कि किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है, घाटा होता है तो वो कंपनी को उठाना है। वो हमारे किसानों को किसी भी तरह का कुछ पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। हमारे किसान आर्थिक रूप से यहाँ पर किसी भी तरह का जो घाटा है उसे नहीं झेलेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निजाम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम जी कि जी अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो निजाम जी, लगता है इनका संपर्क जो है वो टूट गया है। कोई नहीं, आप जल्दी से नेटवर्क एरिया में आकर के हमें दोबारा कॉल कीजिए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। हम आपके कॉल यहाँ पर जरूर लेंगे। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। जैसे कि डॉक्टर निकम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोग काफी तरह की संदेह हैं लोगों के मन में। इनको दूर करने के लिए जैसे हम यहाँ से दूरदर्शन किसान भी एक पहल कर रहा है कि लगातार उन्हें समय समय पर जानकारियां पहुंचा रहा है। और क्या किया जा रहा है कि हमारे किसानों को जागरूक किया जा सके? ऑलरेडी अब बहुत सारे जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्था है, वो इस क्षेत्र में काम कर रही है। अगर आप देखोगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके बहुत सारे संस्थान है पूरे देश में, वो फैले हुए हैं। उसके अंदर ही काम करते हैं। एक अटारी होता है, अटारी, और उनके अंदर जिला स्तर पे काम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। तो अभी जो सारे कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसानों को साथ जाके अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग लेके, जो भी सेमिनार है, ऐसे प्रोग्राम्स लेके उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, अगर हम यहाँ के इस माध्यम से बात करें, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम किसानों को कैसे बताएं कि वो सशक्त होंगे इन कानूनों से? इस पर आप अपनी जो टिप्पणी है वो जरूर दें। हाँ जी मैडम, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा था कि ये जो कानून बने हैं इसका उद्देश्य मैं 4-5 पॉइंट में बताऊंगा आपको। कि पहला उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़ाना, दूसरा इसका उद्देश्य है कि किसानों की जो लागत है उसको कम करना, तीसरा उद्देश्य यह है कि किसानों के उत्पाद है उसको जो कीमत मिलती है वो अच्छी तरह से कीमत, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत उनको मिले। चौथा उद्देश्य ये है कि अगर हम देखें कि हमारे जो उपभोक्ता है उनकी जो कीमत मिलती है उसमें हमारा जो प्रोड्यूसर्स है, किसान है, उनका जो शेयर है काफी कम है। आरबीआई का पिछले साल का डाटा बताता है कि 28% से लेकर 78%, मतलब 100 रुपए की कोई चीज अगर हमारे उपभोक्ता खरीद कर रहे हैं तो किसानों को उसमें से कम 28% ही जा रहा है। तो ये बीच वाला जो हमारे जो मिडल मैन है, आप बोलते हो बिचौलिया, इनको अगर हम कम करें, जितना से ज्यादा कम कर सकते हैं उतना किसानों के लिए अच्छा ही है। तो इस तरह से हम किसानों का जो जीवन स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, काफी अच्छे स्तर पर हम आ सकते हैं। बिल्कुल, आखिरी टिप्पणी आपसे भी लेना चाहूंगी डॉक्टर सिंह, क्या कहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को? एक ही शब्द में कहूंगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है तो इसमें व्यवस्था ये भी की गई है कि राज्य सरकारें वो आपके नजदीक हैं तो वहां पर ई रजिस्ट्री का ऑफिस बनेगा। ई रजिस्ट्री का मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दें कि वो कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे जो आपके एग्रीमेंट वगैरह का रजिस्ट्री की, मतलब वहां पर
रिकॉर्डिंग की जाएगी, रजिस्ट्री की जाएगी, पंजीकरण किया जाएगा, तो आप वहाँ से भी संपर्क बनाएंगे कि हम कैसे करें, क्या करें, कोई सुविधा होती है, कोई असुविधा होती है, क्योंकि कानून तो एक आपको ढांचा देता है जी, कानून सब कुछ नहीं देता है, लेकिन आपको स्वतः भी प्रयास करना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों ही विशेषज्ञों ने विस्तार से आपको जानकारी दी है इन कृषि कानूनों पर। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे, इन्हें समझे होंगे और ज्यादा जागरूक हुए होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने इतने विस्तार से, इतने स्पष्ट रूप में हमारे किसानों को समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो हमने चर्चा कर ली कृषि कानून पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बाजार व्यवस्था, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा कर ली। कल के कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए बता देते हैं। कल हम बात करेंगे मछली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। जी हाँ, ये हमारा एक विषय रहेगा, और स्वस्थ दुग्ध उत्पादन तकनीक पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल है, पहले ही आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, ये हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहां पर आप हमारे पेज पर अपनी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-1130-660। ये नंबर है जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिसके जरिए आप लाइव अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन नेटवर्क एरिया में आकर भी आप हमें कॉल करें। तो बस अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कहानी है जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना ना भूलें।